वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में क्योंकि बड़ा ही ख़ास है। बात होती है आपकी नफ्सियात के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और सेगमेंट के करने का मकसद ये है कि ये नफ्सियात से जुड़े जो मसाइल हैं बड़ी तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। लातादाद क्वेश्चन इस हवाले से मौसूल होना शुरू हो चुके हैं और ये मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब भी जिस्म के किसी हिस्से को कोई बीमारी या कोई मसला लाहक होता है तो आइडियली होना तो ये चाहिए कि डॉक्टर से रुजू किया जाए। यहाँ पे मैं कहते कहते इसलिए रुक जाता हूँ कि पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह 24 करोड़ डॉक्टर हैं, सब जानते हैं अपना इलाज करना। तो होना तो ये चाहिए कि डॉक्टर से रुजू किया जाए। कहीं एक जगह पे लोग कर भी लेते हैं, वैसे पाकिस्तान के अलावा दुनिया में हर जगह लोग डॉक्टर से रुजू करते हैं। मगर होता ये कि नफ्सियात के हवाले से जब भी कोई मामला या मसला होता है तो डॉक्टर से नहीं रुजू किया जाता। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब भी आप नफ्सियात के डॉक्टर से रुजू करेंगे तो लामहला आपको ये समझा जाएगा कि ये नफ्सियाती हो चुका है। ये इस्तिलाह पागलपन के लिए इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ। तो इस ख्याल को, इस तासुर को ज़ाइल करने के लिए हम ये सेगमेंट कर रहे हैं। गुज़िश्ता कई सालों से यह सिलसिला जारी है जिसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नफ्सियात से जुड़ा कोई भी मसला हो जो हल तलब है उसके लिए यकीनन उसका इलाज मौजूद है। और ये काम किसका है ये भी आखिर में ज़रा सुन लीजिए। आखिरी जुमला अर्ज़ करूँगा कि ये नफ्सियात के डॉक्टर का है, खुदारा ये और किसी डॉक्टर का नहीं है। कोई जनरल फिजिशियन, कोई हड्डी जोड़ का डॉक्टर है, उसका ये काम नहीं है कि वो आपकी नफ्सियात का इलाज करे। तो इसके लिए नफ्सियात के डॉक्टर से रुजू करें। और बड़े अच्छे डॉक्टर, बड़ी खुशकिस्मती हमारी है कि हमें एक मैसर हैं। डॉक्टर शफीक यासीन एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर, नफ्सियात के हवाले से बड़े तवील अरसे से काम कर रहे हैं। न सिर्फ नफ्सियात के हवाले से बल्कि नशे में आदि या मुब्तला जो लोग हैं उनको उससे निजात भी दिला रहे हैं। और उसके लिए भी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। तो डॉक्टर शफीक यासीन को मैं खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब अभी पिछले दिनों कुछ मुल्क से बाहर थे तो हम बज़रिया उनको फ़ोन कॉल और वीडियो कॉल के ज़रिए ले रहे थे। आज बनफ़्स नफ़ीस खुद यहाँ पे मौजूद हैं, उनको मैं खुशामदीद करता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, अब ये कि जब भी आप बाहर से विज़िट कर कर आते हैं, मेरा सवाल पहला यही होता है कि वहाँ पे जो सूरत हाल है वो क्या है और हमारे यहाँ क्या है। अब मैं ये देख रहा था कि वहाँ पे भी अब कुछ मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तो ये जो ख्याल ऐसे ही आया, पता नहीं सही है नहीं, लोगों को फ़िक्रमंद ज़रूर करती है कि जो मौसम तेज़ी से तब्दील हुआ है, इस ख़तरनाक गर्मी अब जो वहाँ पर पड़ना शुरू हो चुकी है, वो यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग भी होगा। और ज़ाहिर है कि जब कोई इंसान यूज़ टू नहीं होता तो वो सोचता है कि यहाँ से जो है वो मूव ऑन करे। तो ये भी एक बड़ा उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। इससे भी नफ्सियात पे दबाव बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं ज़रा फरमाइएगा सूरत हाल क्या है और कहाँ तक पहुँच चुके हैं इस शोबे के अंदर ख़ास तौर पे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं लकी हूँ कि मैं जब वहाँ था तो मौसम बहुत अच्छा जी था। मेरे आते ही वहाँ पुर्तगाल में तो आई थिंक 46 डिग्री तक जी, चला गया ये 2 दिन टेम्परेचर अभी। पहले का टेम्परेचर ये जो। बिल्कुल। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ पे लोग प्रिपेयर्ड नहीं हैं क्योंकि मौसम जनरली वहाँ पे बहुत अच्छा रहता है, रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से टेम्परेचर बड़ा जल्दी चेंज होता है, अनप्रेडिक्टेबल सा हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो है वो यूरोप में भी काफ़ी हद तक जो है महसूस किया जा रहा है। फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्पेन है, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर हीट वेव्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं गर्मियों में कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वहाँ के घर जो हैं और अपार्टमेंट जो हैं वो इस हिसाब से बने हुए हैं कि वो वहाँ पर एयर कंडीशनिंग तो दूर की बात है, नॉर्मली पंखे भी नहीं होते क्योंकि वहाँ पे प्लेजेंट मौसम थ्रू आउट रहता है तो एग्जैक्टली। उनको ज़रूरत नहीं होती। तो अब ये कि वहाँ पर कई घरों में एयर कंडीशनिंग लगनी शुरू हो गई हैं, उस हिसाब से वो चेंज हो रहे हैं। और डेफिनेटली इट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। प्लस ये कि वहाँ पर अब रिसेशन भी थोड़ा सा अब आने लगा कुछ सालों में, जब से यूक्रेन की वॉर का हुआ। एग्जैक्टली। इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो मूव हुए हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप के, फंडिंग पे इफेक्ट्स आए हैं, उसकी वजह से वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। तो जो चीज़ मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि वहाँ पे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि फंडिंग क्यों लोकल लोगों को नहीं मिल रही, क्यों इमिग्रेंट्स को मिल रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, इन्फ्लेशन थोड़ा वहाँ पे भी बढ़ा है। तो वो जो है ना, ज़ाहिर फाइनेंशियल एक प्रेशर उस पर आ जाता है। उसके साथ जो रिसेंट स्टैटिस्टिक्स है कि वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, लोगों को नीड है साइकाइट्रिस्ट की वहाँ पे भी। और जबकि परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पर बहुत साइकाइट्रिस्ट मौजूद हैं पॉपुलेशन को अगर देखा जाए तो, लेकिन वहाँ पर अवेयरनेस क्योंकि ज़्यादा है और वहाँ ये ज़्यादा
देखा जाता है कि लोग छोटी प्रॉब्लम पे भी साइकाट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, तो लोड जो है ना साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट पे बढ़ जाता है। तो एक छोटे एरिया पे मैं था, वहाँ पर मेरी लोकल से बात हो रही थी। वो ये कह रहा था कि यहाँ पर साइकाट्रिस्ट का लोड इतना बढ़ गया कि ही वांटेड टू मूव अवे फ्रॉम हियर, कि मैं उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, रिसोर्सेज कम थी। तो देखा जा रहा है कि वहाँ पे भी अब नीड फॉर साइकाट्रिस्ट ज़्यादा हैं, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा हो रही हैं, दे वांट साइकाट्रिस्ट। यूके में, डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप में अब नीड फॉर साइकाट्रिस्ट बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत है ज़्यादा साइकाट्रिस्ट की। यहाँ पर अच्छे साइकाट्रिस्ट मौजूद हैं, लोग दिखाना नहीं चाहते हैं, इट्स द वे अराउंड। और मुझे लगता है जिस दिन अवेयरनेस यहाँ पे ज़्यादा होगी और लोगों को ये एहसास होगा कि ये इन प्रॉब्लम्स का जो है इलाज हो सकता है आराम से, तो यहाँ पे भी एक प्रेशर आएगा साइकाट्रिस्ट पे, क्योंकि मैं समझता हूँ यहाँ परसेंटेज ऑफ साइकाट्रिस्ट बहुत बहुत कम है। तो टाइम विल चेंज, इट्स अबाउट, मैं समझता हूँ शायद ये 3 से 5 साल की बात है जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस बेहतर होगी और ट्रेंड जो है वो चेंज होगा। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब ये जो हो रहा है कि ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जहाँ पे तावीज़ है, दम कराना है, ये सोचना कि जादू है, ये सोचना कि कोई और वजह है इन नफ्सियाती मसाइल की, और फिर गलत डायरेक्शन में जाके नफ्सियात के मसलों को और बढ़ा देना, कॉम्प्लिकेट कर देना, और फिर देर से साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, बहुत ही गलत ट्रेंड है ये। और इसकी वजह से ही जो है ना मसले बढ़ जाते हैं, उनको ट्रीट करना और मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली और हमारे यहाँ होता यही है कि वो इतना ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है कि हम उसको लेट गो करते रहते हैं। पिछले दिनों भी ये बात हो रही थी कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ लोग हैं और कुछ तो बाय बर्थ हैं, बट वो उसको कहते हैं कि जी ये टाइम के साथ हील हो जाएगा या ये जब मैच्योर हो जाएगा सही हो जाएगा। वो होते 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 इतना प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाता है कि फिर जब उसकी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। और दूसरा ये कि हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट भी हैं। कोई भी मसला अगर नफ्सियात के हवाले से है तो वो चाहते हैं कोई ऐसी ट्रीटमेंट हो कि देन एंड देयर मसला जो है वो रिजॉल्व हो जाए, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। शायद कुछ केसेस में हो भी जाए लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। तो सबसे पहले तो उसको समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अवेयरनेस के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। अभी आप नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं माशाल्लाह से एक, और आपने नए एक सेंटर भी बना लिया है जिसके ऊपर बड़ी अरसे से आप काम भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा ज़रा उसके हवाले से भी हमें कुछ बताएं ना। अभी आप बता रहे थे कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि उसमें अवेयरनेस पे काम करें और लोगों को जो है फ्री कंसल्टेशन भी दी जाए, उसके बारे में थोड़ा सा चाहूँगा ब्रीफ जी बिल्कुल। नहीं, इट्स फॉर्चुनेट कि नया सेंटर जो है बन गया है, जस्ट अ स्टार्ट। तो उसकी स्टार्ट के साथ ही जो मेरे ख्याल में पहला एम जो हम लोगों का है वो ये कि वी शुड हैव अ फ्री कैंप। और उस फ्री कैंप में जो कि हम प्लान कर रहे हैं 7 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक, विच इज़ कमिंग, उसमें ये कि लोग आएँ, अगर पेशेंट नहीं आ सके तो उनकी फैमिली आए, रिश्तेदार आए, दोस्त आए, मालूमात लें, दिखाएं पेशेंट्स को, फ्री कंसल्टेशंस हों, उसमें उनको एडवाइस की जाए कि क्या पॉसिबल डायग्नोसिस हैं, क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, साइकोथेरेपी या फिर दवाइयों से क्या बेहतरी आ सकती है। नशे के इलाज के हवाले से जो है बहुत सी मालूमात फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ जो मैं समझता हूँ बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये कि असेसमेंट्स जो कि होना चाहिए, और हम अभी शुरू कर रहे हैं ज़्यादा बड़े लेवल पे, वो ये कि IQ असेसमेंट्स, इंटेलिजेंस बच्चों में, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, कितना बेहतर बनाया जा सकता है, उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, जहाँ पे हाइपर एक्टिव बच्चे हैं जो कि रात को सो नहीं पा रहे हैं, माँ बाप परेशान हैं, ज़िद करते हैं, उस हवाले से, स्क्रीन टाइम के हवाले से जो है, जहाँ पे मोबाइल और कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस हवाले से मालूमात फराहम करना, स्लीप हाइजीन, न्यूट्रिशनल कि क्या खाने पीने अच्छे हैं, किन से दिमाग आपके जो है ज़्यादा प्रिवेंट कर सकता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी असेसमेंट्स, क्योंकि देखा जाए तो लोग जो है जिस जगह पे काम करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो एकेडमिक रिलेशनशिप्स हों, पढ़ाई में हो, या फिर कैरियर में जहाँ पे भी ऑफिस में वो काम कर रहे हैं, पर्सनालिटी क्लैशेस हैं, एंगर इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस हैं, इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ पर इंसान की पर्सनालिटी
को समझना, अपनी पर्सनालिटीज़ को, आसपास के लोगों की पर्सनालिटी को, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना, उनको अच्छा उसमें रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्दाश्त, क्योंकि ये इसकी कमी जो है हमारे माशरे में बहुत देखी जा रही है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आई थिंक इनको समझना, इनकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो वो पूरा जो वीक होगा वो एक तो ये कि डायग्नोस्टिक कि क्या डायग्नोसिस हैं, पर्सनालिटी वर्सेस जो है स्टेट या फिर बीमारी जो है नफ्सियात की, उनके हवाले से मालूमात, साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में फ़र्क क्या है। अच्छा, पूरी टीम अवेलेबल होगी तो फार्मासिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट है, नर्सिंग स्टाफ हैं, कम्युनिटी नर्सेज हैं, फिर डे सेंटर का हम आगाज़ कर रहे हैं इंशाल्लाह। डे सेंटर्स में ये इनक्रेज करेंगे कि वो पेशेंट्स या वो लोग जो कि घर पे आइसोलेटेड हैं, जो प्रोडक्टिव हो सकते हैं, जो ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं या अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट थेरेपी हो, म्यूज़िक थेरेपी हो, चाहे वो किसी भी छोटे मोटे स्किल्स की इम्प्रूवमेंट हो, इसमें इंगेज करना। पेरेंट्स जो बच्चे हाइपर एक्टिव या बिहेवियरल इश्यूज़ के साथ हैं, उनको 4 से 6 घंटे छोड़ के जाएं, तो उनकी बिहेवियर थेरेपी हो, बिहेवियर असेसमेंट हो, ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये करने का मकसद यही है कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि वैसे तो प्रोग्राम करने का भी मकसद यही है, मगर ये कि जो लोग जाना चाहें वो ज़रूर विज़िट करें। और अगर कोई आपके पास ऐसा घर के अंदर कोई पेशेंट मौजूद है जिसको आप नहीं ला सकते, तो आप कोई भी एक शख्स जाकर ज़रूर विज़िट कर सकता है, ताकि आपको समझ में आए कि ये तरीका इलाज आखिर है क्या, काम किस तरह करता है। और बजाय इसके कि आप कोई और तरीका इख्तियार करें, कोई हमारे यहाँ जो कन्वेंशनल तरीका है जिसके अंदर हम जाते हैं किसी से दम करवाने के लिए, कुछ करवाने के लिए, उससे कहीं बेहतर है कि आप जाके डॉक्टर से बाकायदा रुजू करें, ताकि आपको ये भी अंदाज़ा हो सके। अभी क्योंकि बेहतरीन मौका है, क्योंकि अभी सेंटर शुरू हो रहा है, तो इसमें आपको बताया जाएगा कि एक्चुअली ट्रीटमेंट होती क्या है, किस तरह से मरीज़ को ट्रीट किया जाता है, और फिर आप स्लोली और ग्रेजुअली इसको समझना शुरू करें। और फिर ये कि जब प्रोसेस एक दफ़ा स्टार्ट हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स भी जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनका मसला क्रॉनिक हो चुका होता है, उनको भी जो है उससे रिलीफ मिलता है। डॉक्टर साहब, परसेंटेज भी मैं चाहूँगा ज़रा बताएं कितनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझा जाता है कि तो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, और जब वो रिकवर होते हैं तो क्या फीडबैक मिलती है? देखें, अगर पेशेंट को अर्ली स्टेज पे ले आया जाए तो मैं समझता हूँ इम्प्रूवमेंट के चांसेस 80% से ज़्यादा हैं, 80 to 85% ज़्यादा हैं। प्रॉब्लम उस वक्त होता है ऐसे कि जब पेशेंट्स को ना दिखाया जाए और 10-10, 15-15 साल से वो रिमिटिंग, रिलैप्सिंग या फिर बीमार होता है, ठीक होता है, या फिर बीमार रहता है, इसके इंसाइट नहीं होती, दवाइयाँ टाइम पे नहीं लेता, या फैमिली टाइम पे लाती नहीं है इलाज कराने के लिए, वहाँ पे प्रॉब्लम्स को ठीक होने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और ठीक होने के चांसेस भी थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि 50 to 70% चांसेस होते हैं इन पेशेंट्स के ठीक होने के, जो कि इवन क्रॉनिक स्टेजेस में चले आते हैं। तो पेशेंट्स को लेके आना, उनको दिखाना, जितनी जल्दी हो सके दिखाना, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दफ़ा पेशेंट ठीक हो जाए तो ये अज्यूम नहीं कर लेना कि आप पेशेंट ठीक हो गया है तो अब हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं समझता हूँ और बड़ा मुश्किल, चैलेंजिंग काम है कि जब पेशेंट ठीक हो गया उसको ठीक और मेंटेन रखना, और उसके लिए फिर दवाइयों की ज़रूरत है, साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, ऑनगोइंग मेंटेनेंस की ज़रूरत है ट्रीटमेंट की। और यहाँ पर आके लोग जो है ना बहुत बड़ी गलती करते हैं कि सोचते हैं कि अब हमें ले जाने की ज़रूरत नहीं है पेशेंट को, दवाइयाँ खुद बंद कर देते हैं और कंप्लाई नहीं करते ट्रीटमेंट से, और फिर यहीं आके वो पेशेंट्स ग्रेजुअली ओवर द वीक्स और मंथ्स फिर पीछे की तरफ आ जाता है। ऐसे ही होता है, डिटोरिएट करना शुरू कर देता है। और ये मेडिसिन के हवाले से ख़ास तौर पे मैं बार बार इसके ऊपर बात करता हूँ, एक ख़ास तौर पे वो लोग जो ट्रीटमेंट पे हैं इस वक्त, ये खुद से डिसाइड कर लेते हैं कि जी अब हमें मेडिसिन नहीं लेनी, ज़रा सी अगर आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आती है तो आप समझते हैं कि जी इसकी अब कोई ज़रूरत बाकी नहीं है। लेट द डॉक्टर डिसाइड कि आया उसने रोकनी है या नहीं रोकनी है, ही नोज बेटर। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर? ज़्यादातर यही आ रहा है, पिछली दफ़ा भी ये डिस्कस किया था कि वो जी बेहतर हो गए थे, सब नॉर्मल हो गया था, इसलिए हमने क्विट कर दिया। देखिए, नफ्सियात की बीमारी का बड़ा गहरा ताल्लुक न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस से है। सेरोटोनिन है, डोपामीन है, नॉरड्रेनालिन है। दवाइयों का काम है उन लेवल्स को करेक्ट करना। जब करेक्शन आ जाती है, इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है, थॉट्स जो है स्टेबल हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ स्विच कर जाते हैं, तो
बेहतरी आ जाती है। लेकिन बात यह कि जब दवाइयाँ बंद कर दी जाएँ और स्पेशली सडनली बंद कर दी जाएँ, तो जो केमिकल इम्बैलेंस करेक्शन होता है वो आस्ते आस्ते फिर पीछे की तरफ आना शुरू हो जाता है। और जब डोपामीन इम्बैलेंस आ जाता है या सेरोटोनिन इम्बैलेंस आ जाता है, तो साथ साथ जो है ना वही डिप्रेशन वापस आ जाता है, मायूसी वापस आ जाती है, एंजाइटी वापस आ जाती है, और नींद के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, और ऐसी परसेप्शन जैसे कानों में आवाज़ें आना या ये सोचना कि लोग मेरे दुश्मन हैं, ये सारी चीज़ें, और साथ में गुस्सा, एजिटेशन, तो ये चीज़ें जब वापस आती है, लोग कहते हैं हम ये तो दवाइयों के आदी हो गए थे, जब दवाई ली तो ठीक हो गए, जब दवाई बंद हो गई तो प्रॉब्लम वापस से आ गया। बात आदी होने की नहीं है, बात है कि नीड की, कि वो ज़रूरत थी न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस करेक्शन की, जो दवाइयों ने पूरी की। जब दवाइयाँ अचानक से बंद कर दी गई तो फिर वो रिवर्स हुआ तो पेशेंट वापस से बिगड़ता है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट जब ठीक हो जाए और ये करेक्शन हो जाए और स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए, तो बहुत कम दवाइयों पे पेशेंट स्टेबल रह सकता है। कभी कभी हो भी सकता है कि दवाइयाँ आस्ते आस्ते करके बंद भी हो जाएं, लेकिन वो चीज़ वक्त के साथ साथ डिसाइड होती है, साइकाइट्रिस्ट डिसाइड करता है, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर कंसल्टेशन सही से कराई जाए तो फिर एक चीज़ क्लियर होती है कि पेशेंट्स को कितने अरसे दवाई लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए और कब बंद कर देनी चाहिए। ये चीज़ साइकाइट्रिस्ट डिसाइड करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जैक्टली। तो ये डॉक्टर का ही काम है। मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर जोर देता हूँ क्योंकि पिछली दफ़ा भी एक क्वेश्चन आया था कि जी वो इम्प्रूवमेंट तो आ गई थी, लेकिन उसके बाद जब हमने उसको छुड़वाया तो वो वैसा ही हो गया कंडीशन उसकी। तो क्या इसको सारी ज़िंदगी ट्रीटमेंट को परस्यू करना पड़ेगा? अब ये सोच के लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि जी ये ठीक हो गया तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि जैसे और किसी बीमारी के अंदर ख्याल ये होता है कि जी अगर उसने कोई ट्रीटमेंट करा ली, कोई सर्जिकल प्रोसेस हो गया, तो अब उसको ज़रूरत नहीं है फर्दर किसी ट्रीटमेंट की। लेकिन यहाँ पे आपने हाईलाइट किया कि आपको ज़रूरत रहती है, तो इम्पोर्टेंस तो इसकी है। तो समझाने की यही कोशिश कर रहा है मेरे ख्याल में। मज़ीद इस पर और क्या कहा जाए, क्योंकि बार बार यही सवाल होता है कि जब तक ट्रीटमेंट रही है तब तक सही है, लेकिन उसके बाद हो जाता है। वो नहीं चाहते कि बार बार जो है वो विज़िट किया जाए। क्यों नहीं चाहते? अब इसकी वजह भी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक तो मॉनेटरी उसका एक एस्पेक्ट है कि वो जी बार बार जाके फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये फ़ीस से बचना ज़रूरी है या कोई ऐसा तरीका है जो घर पे बैठ के मसला हल हो जाए? जी। हर इंसान चाहता है कि फ़ीस नहीं दी जाए, फ्री में इलाज हो जाए। अनफॉर्चुनेटली, एक्चुअली फॉर्चुनेटली कह लें कि पाकिस्तान में तो बहुत ही इकनॉमिकल हैं कोई भी साइकाइट्रिस्ट, क्योंकि यहाँ पे फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं जी है। नहीं होती। बाहर जहाँ मैं काम करता रहा हूँ वहाँ पर प्राइवेट प्रैक्टिसेस में अप टू $300 to $400 पर सेशन चार्जेस किए जाते हैं प्राइवेट साइकाइट्रिस्ट के, जिसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो एक सेशन 1 लाख रुपए का होता है तकरीबन। जी। तो उसके कंपैरिजन में पाकिस्तान में जो है अच्छा साइकाइट्रिस्ट अगर आपको कम फीस पे देख रहा है जी। तो इट्स एन एडवांटेज नॉट अ डिसएडवांटेज। पहली बात तो ये है। बड़ी आसानी से अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है। मैं हैरान हूँ अगर पाकिस्तानियों को पता चल जाए कि कनाडा में और इस जगह कि कब मिलता है अपॉइंटमेंट, तो मेरे ख्याल में 6 6 महीने 7 साल की वेटिंग है। जी। बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में अगर जहाँ से समझते हैं कि जहाँ पे फ्री इलाज हो जाता है वहाँ पर एक तो वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। जहाँ प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ पैसे उनको खर्च करने जी। पड़ते हैं। तो कई लोग बाहर से इलाज कराते हैं पाकिस्तान में। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट हैं जो सिंगापुर में हैं या हांगकांग में हैं या टर्की में हैं या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड से, जो वहाँ से दिखा रहे हैं, और इसीलिए दिखा रहे हैं कि उनको पता है कि वही साइकाइट्रिस्ट जो वहाँ पर अवेलेबिलिटी इनकी नहीं है, अगर है तो फिर वो ठीक ठाक एक्सपेंस खर्च करना पड़ता है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में कम से कम ये है कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है दिखाना डॉक्टर्स को और साइकाइट्रिस्ट को। दूसरा ये कि वंस एक्यूट प्रॉब्लम जो है ना वो ठीक हो जाती है, कि शुरू में साइकाइट्रिस्ट ने बुलाया कि 2 हफ्ते बाद आ जाएं, 3 हफ्ते बाद आ जाएं, महीने 1.5 महीने बाद आ जाएं, तो अगर एक दफ़ा स्टेबिलिटी आ जाती है तो फिर कहता है साइकाइट्रिस्ट कि आप 3 महीने बाद आएँ, 2 महीने बाद आएँ, 6 महीने बाद आएँ। तो अगर साल में 2 या 3 दफ़ा भी दिखा दिया जाए तो वो अगर मेंटेन कर लेता है एक पेशेंट को, तो इतना बड़ा एक्सपेंस नहीं है। अगर आपने 2-3 हज़ार रुपये खर्च किए और अब साल में आपने 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ही दिखा दिया, तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक इंसान किसी जगह शायद डिनर करने ही चले आता है तो 8-10 हज़ार रुपये खर्च कर लेता है। सेहत जो है, और ख़ास तौर पर दिमागी सेहत जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। ऐसे मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक अगर है। आपकी प्रायोरिटीज़ राइट हैं तो पहले आप बाकी चीज़ों से पहले आप सोचेंगे कि हाँ हम अपनी सेहत का अच्छा, ख्याल मैं इसको रखें। ये समझा ही नहीं सका आज तक कि ये बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप ये इन्वेस्ट करते हैं और इसको फ़ायदा आपको मिलता है। बाकी जगह जहाँ पर आप खर्च कर रहे हैं वो शायद आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो ये आपकी
एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा आने वाले वक्त में मिलेगा। और यही वजह है कि हमारे यहाँ जो हम देखते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इस वक्त रश लगा हुआ है, बहुत सारी बीमारियों का हम शिकार होते जा रहे हैं। जिस जगह हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए प्रोडक्टिव नहीं है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी डॉक्टर साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे, बात हो रही थी नफ्सियात के हवाले से मसाइल पे। और डॉक्टर साहब अभी जैसे कुछ देर पहले बात हो रही थी हम कि डॉक्टर्स का भी एक रोल है, सब कुछ है, बहरहाल यंग डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। और एक और भी मसला है कि हमारे यहाँ सूडोज़ भी बड़ी तेज़ी से फैलते जा रहे हैं। मैं देख रहा था अब तो बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो गए और स्क्रिप्ट तो आसानी मिल जाता है। एआई का बड़ा कमाल है कि आपको स्क्रिप्ट निकाल कर दे देगा। आप किसी डिज़ीज़ के हवाले से अगर बोलना चाहें तो कंटेंट भी तैयार है, सब कुछ है। मेरे ख्याल में लैब कोड भी बड़ी इजीली अवेलेबल है मार्केट से। तो ये काम बड़ा अच्छा चल निकला है। अब उसमें हो ये रहा है कि वो बातें तो बता दी, लेकिन उससे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो गई है। हमारे यहाँ तो होता ही है कि अब क्योंकि जैसे मैंने कहा सारे ही डॉक्टर्स हैं और प्रोफेशनल कम हो गए उसके अंदर, तो एक जैसे सिम्टम्स के बारे में बता रहे होते हैं। बहुत सारी बीमारियों में सेम सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को ये पता है कि कौन सी बीमारी क्या है। तो होता ये है कि कन्फ्यूजन बड़ी अब पाई जाती है। अब इसी तरह नफ्सियात के हवाले से बहुत सारे लोग परेशान घूम रहे हैं कि जी हमें ये थी प्रॉब्लम, हमें पता ही नहीं था, तो अब क्या किया जाए, इससे कैसे बचा जाए। और आपसे अगर रुजू कर लें तो क्या आप इसके ऊपर काम करेंगे, ज़रा बताइए। देखिए, लोगों में एक तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेजॉरिटी पाकिस्तानी खुद को डॉक्टर ही समझते हैं, डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहते हैं। ऐसी दुकानों पे चले आते हैं जहाँ दवाइयाँ मिल जाती हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं भाई हमें नज़ला ज़ुकाम हो गया, नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है, कौन सी दवाई खा लें। तो अपनी डॉक्टरी हर एक ही कर रहा है। उसके ऊपर ताई डॉक्टर्स हैं जो कि इजीली जो है ना किसी भी डॉक्टर के साथ काम करके या थोड़ा सा तजर्बा लेके या एआई के थ्रू या थोड़ा बहुत सीख के जो ना लैपटॉप लेके अपना पेट पहन के बैठ गए और उन्होंने 200-300 रुपये में कंसल्टेशन करनी शुरू कर दी और लोगों कहते हैं वाह जी बड़ा अच्छा इलाज करते हैं ये। देखिए, एक चीज़ होती है सिम्टोमेटिक रिलीफ। सिम्टोमेटिक रिलीफ का आसान तरीका ये है कि किसी को नींद नहीं आ रही तो आपने नींद की गोली दे दी, किसी को घबराहट हो रही तो घबराहट की गोली दे दी, बुखार है तो बुखार उतार दिया। लेकिन प्रॉब्लम ठीक करना होता है कि जड़ से आप प्रॉब्लम ठीक करें, उसको डायग्नोज करें कि असल मसला है क्या। ये काम अच्छे डॉक्टर का है। Exactly. और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मुल्क में हो रहा है, चाहे वो जिस्मानी इलाज के हवाले से हो या नफ्सियात के हवाले से हो, अगर किसी ऐसे जगह पे इंसान चले जाता है जहाँ पे अताई डॉक्टर या फेक डॉक्टर्स हैं, वो सिम्टोमेटिक रिलीफ पे काम करते हैं। वो कहते हैं कि चलो बुखार है तो बुखार की दवाई लिख दी, नींद नहीं आ रही तो नींद की दवाई दे दी। उसमें सबसे बड़ा ख़तरा क्या है कि एक तो इलाज नहीं होता, जो जड़ से एक्चुअल जो बीमारी है वो डायग्नोज नहीं होती, उस पर काम नहीं हो रहा होता। दूसरा, एडिक्शन, डिपेंडेंस। ऐसी दवाइयाँ हैं जो लोग लेते रहते हैं, सालों तक ज़िंदगी भर लेते रहते हैं, जिसकी शायद ज़रूरत ना हो। उससे उसके उनके गुर्दों पे, उनके जिगर पे, उनके दिमाग पे और जिस्मानी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। विड्रॉल्स होते हैं, जब वो छोड़ना चाहते हैं तो वो विड्रॉल से गुजरते हैं जो कि बहुत परेशान कौन होते हैं। मेमोरी पे इफ़ेक्ट डालते हैं। कई लोग आप देखते हैं शिकायत कर रहे हैं पाकिस्तान में कि हमारी मेमोरी ठीक नहीं है। उसकी एक वजह ये भी है कि वो इस तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं जिसके डायरेक्ट इफेक्ट्स उनकी मेमोरी पे हो रहे हैं। तो बहुत नुकसान आते हैं। और आसान तरीका ये कि आप अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं, ऐसे डॉक्टर को दिखाएं जो उसको प्रॉपर डायग्नोज करे बीमारी को और उसका इलाज करे। अच्छा, वो बीमारी में शायद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगी, आप प्रॉपर इलाज होगा, जड़ से इलाज होगा। लेकिन ये तो नहीं कि आप सोच रहे हैं कि 3 से 6 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर एक चीज़ ठीक हो जाए और उस चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में गलत दवाइयाँ लें, गलत डॉक्टर्स के पास जाएं और उसका नुकसानात भी बड़े हैं। तो मैं बिलीव करता हूँ कि अच्छे डॉक्टर्स, प्रॉपर डायग्नोसिस, मर्ज़ का पता चल गया, जड़ से मर्ज़ का इलाज हुआ और फिर एक सेटिस्फाइड क्लाइंट है जिसको ना सिर्फ वो मर्ज़ से बचत हो गई उसकी, ठीक हो गया वो, बल्कि बाकी जो उसके ऑर्गन्स हैं वो भी सेफ़ हैं, उसकी लाइफ टाइम की ज़िंदगी बेहतर है। Exactly. उसके साथ उसको एजुकेशन मिल रही है कि उसकी एक्चुअली बीमारी थी क्या,
ताकि वो जी खुद समझे इस बारे में और दूसरों को समझा सके। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट? ये भी ज़रा लोगों को मैं चाहूँगा ज़रा क्लियर कर दें एक दफ़ा फिर। जी। बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए, साइकाइट्रिस्ट बनने के लिए एक डॉक्टर बनना ज़रूरी है, पहले तो राइट। एमबीबीएस डॉक्टर। तो यू गो थ्रू द पाथवे के पहले आप एमबीबीएस डॉक्टर बन रहे हैं, 5 साल आपने एमबीबीएस किया, हाउस जॉब की, उसमें सारी आपने स्पेशलिटीज़ की, चाहे वो ईएनटी है, आई है, गायनिकोलॉजी है, मेडिसिन है, सर्जरी है, ये सब करके हाउस जॉब आपने 6 महीने सर्जरी में की, 6 महीने आपने मेडिसिन में की, उसके बाद आपकी साइकाइट्री की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। एंड द मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू बिकम अ साइकाइट्रिस्ट इज आफ्टर एमबीबीएस और हाउस जॉब के बाद वो कम से कम 5 से 7 साल की है। 5 से 7 साल की। कम से लिसन कम। वेरी केयरफुली। जी। तो वो भी आपने अगर एक डिग्री ली है, अगर एमसीपीएस किया है तो फिर 5 साल, तकरीबन एफसीपीएस किया तो 6 से 7 साल, तो आपने ठीक ठाक टाइम जी। दिया है उस प्रोफेशन में। जहाँ तक साइकोलॉजिस्ट का ताल्लुक है, यू डोंट हैव टू बिकम, पहली बात है कि आपको डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ये कि यू कैन डिसाइड टू बिकम एमफिल आपने किया है या फिर बाद में पीएचडी कर रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट पाथ है। उसमें रिक्वायरमेंट आपकी डॉक्टर बनने की नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात है, आपने जो साइकोलॉजी की डिग्री ली है, डिप्लोमा लिया है, डिपेंड करता है, उसमें भी वेरिएशन है। छोटी डिग्रीज भी हैं, बड़ी डिग्रीज भी हैं, पीएचडीज भी हैं। और अच्छे साइकोलॉजिस्ट जो मैं समझता हूँ, जो पीएचडी करते हैं या एमफिल कंप्लीट करने के बाद पीएचडी करते हैं, दे आल्सो रिक्वायर 4 से 6 साल, तो उनको भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन एमबीबीएस को नहीं करना पड़ता, उनको डॉक्टर नहीं बनना पड़ता। ऑलराइट। सो अब इस पे क्या और मज़ीद कहूँ, मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। तो इसको ज़रा यहीं रखते हैं, कॉलर है उनको शामिल कर लें, उसके बाद फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मोहम्मद यूसुफ बजायवा से बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र 65 साल है। माशाल्लाह। जी। तो मेरी कमर में थोड़ी तकलीफ है और डॉक्टरों ने कहा है ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होगा। रीढ़ की हड्डी में। हाँ, ठीक हो गया। अब क्या किया जाए कि हमारे पास जो यहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए हैं ना, वो तो काम करते हैं नफ्सियात के हवाले से। तो मैं कोई काम करता हूँ, ऐसा डॉक्टर ले आता हूँ जिससे इस बारे में बात की जा सके। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल की है यूसुफ साहब, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब डॉक्टर होंगे हमारे पास, ऐसे डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, तो उनके सामने ये क्वेश्चन ज़रूर रखूँगा कि इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। आपका बहुत शुक्रिया। ये बात अर्ज़ करता चलूँ, जो शायद अभी ये देख रहे हैं उनको ये ना समझ में आए कि नफ्सियात के हवाले से अगर कोई मामला या मसला ऐसा है अगर आपको दरपेश, तो उस पर आप सवाल कर सकते हैं। तो ये बड़ा चक्कर है ना, एक तो हमारे यहाँ हर डॉक्टर हर मौजू पे भी बात कर रहा है, तो उन्होंने समझा शायद ये इसके ऊपर है कोई आपके पास इलाज, तो मुझे बता दें अगर। जी। रीढ़ की हड्डी से थोड़ा ऊपर जाए तो दिमाग आ जाता है, दिमाग तो आ फिर जाता है करीब ऊपर। थे, ये ज़्यादा दूर नहीं थे। लेकिन तो मैं ये बता रहा था, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, बड़ा ज़रूरी था कि इस चीज़ को समझ लिया जाए कि ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो हर शख्स यहाँ पे क्लेम कर रहा है, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे जो आजकल काम कर रहा है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप बेहतर है कि जो क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट है उससे अगर आप रुजू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह हर तरह सेंटर्स भी अब बनते चले जा रहे हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, इससे भी थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब हर शख्स सेंटर बना के ये क्लेम करता है कि जी वो ट्रीट कर सकता है हर तरह के पेशेंट्स को। इसके बारे में क्या किया जाए डॉक्टर साहब? अब आप फरमाइए कि कैसे सही सेंटर का इंतखाब करें। बिल्कुल जनाब। बात तो ये है कि ये ज़रूरत पड़ती नहीं है अगर गवर्नमेंट सही लेवल पे ऑडिट कर रही होती और छापे मार रही होती और देखती कि कहाँ पे क्या हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर। आपकी विसिनिटी में ही ना हॉस्पिटल के बहुत सारे ऐसे सेंटर्स बन चुके हैं। मुझे बताया जा रहा था, मुझे अंदाज़ा है, और ये जी। बड़ा ख़तरनाक काम हो रहा है, बहुत ख़तरनाक काम हो रहा है। मुझे ये आके बताया जाता है कि जी इतने कम पैसों में इलाज हो जाता जी। है। और ये भी मुझे पता है कि जहाँ से पेशेंट आते हैं वहाँ पे उनको बांध के रख दिया जाता है किसी कोने में। दवाइयाँ प्रॉपर दी नहीं जाती है, रिस्क होता है कि उनकी मौत होने, इसलिए कि जब नशे का इलाज है और आप प्रॉपर विड्रॉल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क जो है ना वो मौत का होता है। मोर्टेलिटी रेट कैन बी एज हाई एज 17.5%, ठीक ठाक हाई है। तो ख़ास तौर पे जो ओपिएट डिपेंडेंस है, हेरोइन अब्यूज़ है, मॉर्फिन है, ये सब ऐसी ड्रग्स हैं जिनके विड्रॉल्स बहुत ख़तरनाक होते हैं। जी। तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि सिंपली एक जगह पे जाके बांध देना, उनको प्रॉपर डॉक्टर जो है वो जो दवाइयाँ देता है जो कि उस विड्रॉल्स को आसान बना देते हैं, उस दर्द को, उस तकलीफ़ को जो है वो 80 to 90% कम कर देते हैं।
उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक ग्रेजुअल विड्रॉल से 10 से 15 दिन के अंदर एक फ़िज़िकल विड्रॉल दूर हो सकता है, मैक्सिमम 20 डेज़। तो इसके डिफरेंट फेजेस हैं, क्योंकि जब आप नशे का इलाज कर रहे हैं तो पहला फेज़ है फ़िज़िकल विड्रॉल का, उससे निकलना, फिर साइकोलॉजिकल विड्रॉल है, क्रेविंग है, और फिर उसके बाद मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग है, उसके समझना कि पेशेंट वाकई ये छोड़ना चाहता है कि नहीं छोड़ना चाहता नशा, वो टेक्निक्स जो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स हैं, उस इन्वायरमेंट से दूर रखना जहाँ पर वो दोस्तों से मिलता है, उस ट्रिगर्स, उस खतरों से दूर करना उनको जहाँ पर रिस्क होता है कि वापस नशे में चले जाएं, किस तरह से उनकी साइकोथेरेपी करना, उनको रिहेबिलिटेशन में लेके जाना, और फिर प्रॉपर तरीके से तैयार करना कि वो रिस्क कम से कम हो जाए कि वो रिलैप्स हों, वापस नशे की तरफ जाएं। तो एक प्रॉपर एक ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से गुजरना और जो है ना वो एक इस तरह का इदारा नहीं कर सकता जो कि ना वो ट्रेंड होते हैं, ना वो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, ना अच्छे साइकोथेरेपिस्ट होते हैं। ये अगर तरीके से इलाज किया जाए तो बहुत बेहतर इलाज हो सकता है, और रिस्क जो है वापस नशे का बहुत कम हो सकता है। तो ये दानों से बचना, सवाल आपका ये था कि कैसे बचा जाए। असल तरीका यही है कि आप पहले खुद इन्वेस्टिगेट करें कि वहाँ डॉक्टर्स कौन से हैं, आते हैं नहीं आते हैं, उनसे आप बात करें और समझने की कोशिश करें कि वो रजिस्टर्ड भी हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे PMDC है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल हैं, कोई भी, अभी तो नर्सेज भी रजिस्टर्ड होते हैं, फार्मासिस्ट की अपनी काउंसिल है वो रजिस्टर्ड होते हैं, डॉक्टर्स रजिस्ट्रेशन के साथ होते हैं। तो इनकी रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है ऐसे इदारों से। जब वो रजिस्टर्ड हैं तो फिर वो अलाउड हैं काम करना और इस प्रोफेशन में रहना। अब ऐसे लोग जो जिन्होंने से तजर्बे से इधर उधर से ठीक सीख के ऐसे इदारे खोल लिए हैं, ये बहुत ख़तरनाक काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसे इदारों की पूछगछ होनी चाहिए, लेकिन आम पब्लिक ये पूछगछ कर सकती है। अपने पेशेंट्स को ले जाने से पहले मालूम तो करें कि वो कौन सी दवाइयाँ देंगे, किस तरह से इलाज करेंगे, कौन से टेस्ट होंगे, डॉक्टर किस तरह से इलाज करेगा, उसके डिफरेंट स्टेजेस जाके देखें, मिलें, डॉक्टर से मिलें, और पेशेंट से पूछें कि भाई उनका इलाज किस तरह से हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा। अगर आप एक दफ़ा उससे बात भी कर लेंगे, अगर आपके पास थोड़ा सा भी सेंस है, तो आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि उसकी एक्चुअली क्वालिफिकेशन है क्या, आया वो क्वालिफाइड है भी या नहीं है। और अब प्रॉब्लम ये होता है, बहुत सारे लोग इसलिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये सारे टेक्टिक्स अब उनको आ गए हैं, वो दो चार चीज़ें जो ज़ाहिर उन्होंने पढ़नी है तो AI के ज़रिए किसी भी तरीके से, तो वो शायद कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन अगेन प्रॉब्लम यही है कि जो डॉक्टर साहब ने बताया कि मेयार उसका जांचने की ज़रूरत है और उसके बाद फिर आप जाएं। तो यहाँ पर हम ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही लोगों को मौका दें जो क्वालिफाइड हों, अपनी फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट हों। मगर ना ये सोशल मीडिया पे जो हो रहा है, इससे तो वाकई आप डिसीव हो सकते हैं, हम जैसा आदमी भी डिसीव हो जाता है। तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि आम आदमी जो इन चीज़ों को नहीं समझता वो इससे बच सके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट्स के हवाले से जैसे हम बात कर रहे थे, सेंटर के अंदर और क्या क्या नई चीज़ें हैं इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कैपेसिटी के हवाले से क्या आपने गुंजाइश रखी है, थोड़ा लास्ट में चाहूँगा उस पर भी ब्रीफ कर दें ताकि लोगों को पता चले कि जो आकर विज़िट करना चाहते हैं तो क्या क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं। जी देखिए, अच्छे साइकाइट्रिस्ट मौजूद हैं, अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं। ट्राई कर रहे हैं कि सिर्फ डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट के अलावा साथ में जो एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, बैक पेन है, जनरल क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट इश्यूज़ है, उसको भी साथ में मैनेज किया जाए और लेके जाया जाए। जैसे अभी बात आप कर रहे थे नशे की, ड्रग्स की, ये साथ में मैनेज किया जाए, बहुत ज़रूरी है। हम ट्राई कर रहे हैं कि इंटीग्रेट करें साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को साथ में लेके चलें। कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में जो मैं देख रहा हूँ, जब मैं वापस आया हूँ, तो साइकाइट्रिस्ट अपने रास्तों पे चल रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट अपने साइकोलॉजिस्ट समझते हैं कि साइकाइट्रिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, साइकाइट्रिस्ट समझते हैं कि बगैर साइकोलॉजिस्ट के हम काम कर सकते हैं। इट वर्क्स एज अ टीम, जो पूरी दुनिया में होता है कि टीम वर्क होता है, और टीम वर्क लेके चलना इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं समझता हूँ कि हमारे इदारे में कोशिश ये कर रहे हैं कि अच्छी टीम हो, साइकाइट्रिस्ट की, फार्मासिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की, अच्छे RNs की, जो रजिस्टर्ड नर्सेज हैं, ताकि मिल के एज अ टीम इलाज कर सकें। हर एक प्रोफेशनल की अपनी वैल्यू है और उसको समझना ज़रूरी है। फिर जैसे आप कोई जंग लड़ते हैं, हथियारों की ज़रूरत होती है, इसी तरह
अच्छे ट्रीटमेंट के लिए अच्छी दवाइयों की ज़रूरत होती है। अब एक चीज़ जो मैंने देखी है, कई इदारों में लिमिटेड तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, पुराने ज़माने की दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अच्छी मॉडर्न दवाइयाँ यूज़ हों, वो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाए जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हों। तो वो दवाइयाँ भी इंट्रोड्यूस करना, लाना, उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये इस इदारे में हमारा एम है कि अच्छी दवाई इस्तेमाल हों, कोई ऐसी दवाई ना हो जो एक्सपायर्ड हो, या फिर ऐसी हो जो कि लो क्वालिटी की दवाइयाँ हों, क्योंकि कई ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जहाँ से दवाइयाँ कॉम्प्रोमाइज़ दवाइयाँ आ रही हैं जो कि नहीं इस्तेमाल करना ही बेहतर है या उससे दूर रहना बेहतर है। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। फिर अब इन पेशेंट फैसिलिटी की तरफ काफ़ी वो ध्यान दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अरसे में इलाज हो। क्योंकि ऐसे दायरे भी जो पहली दफ़ा भी कहते हैं कि 3-3, 4-4, 6-6 महीने के लिए आप दाखिल कर लें पेशेंट को। हमारा एम है कि कम से कम, मैं तो कहता हूँ कि 2 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन कोशिश करके कम अरसे में जितना इलाज हो जाए उतना अच्छा है, ताकि लोड जो है कम पड़े फैमिलीज़ पे और पेशेंट्स पे, फाइनेंशियल प्रेशर कम से कम हो। तो ये भी हम एम कर रहे हैं कि किस तरह से उसको मैनेज करें कम अरसे के अंदर। तो बेसिकली देखा जाए तो, और दूसरी जितनी तरह से हम साथ में फिज़िकल उसको कवर करते हैं कि चाहे वो वाइटल्स हों, ब्लड प्रेशर चेक हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक हो, वेट मैनेजमेंट चेक हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना पेशेंट के अंदर फिज़िकल चेंजेस आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, उसके साथ में मॉनिटरिंग किया जाए, अच्छे ब्लड टेस्ट किए जाएँ जो कि ज़रूरी है, अननेसेसरी ब्लड टेस्ट को अवॉइड किया जाए। ये भी बहुत ज़रूरी है कि देखिए ये बहुत जगह हो रहा है कि डॉक्टर्स खुल के ब्लड टेस्ट लिख रहे हैं, ऐसे इन्वेस्टिगेशंस लिख रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो वो सिर्फ उस स्पेसिफिक एरियाज़ में ही टेस्ट को यूटिलाइज करना जो होना चाहिए। हम खुद ऑडिट करते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी हमारा ऑडिट करें। आप फ्रीली एज आवाम कोई भी आके पूछताछ कर सकता है, भाई आपने ये टेस्ट लिखा, क्यों लिखा, क्यों नहीं लिखा। ठीक है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी अच्छी फैमिली को समझने के लिए कि वो सोच समझ के फैसला करें। आप एक छोटी सी चीज़ भी लेते हैं ना, ग्रॉसरी करते हैं, कपड़ा लेते हैं, कोई ब्रांड लेने जाते हैं तो हज़ार तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, ज़ाया कर देते हैं, फिर वो चीज़ लेके आते हैं, फिर वापस करते हैं, फिर दूसरी चीज़ ख़रीदते हैं। तो यहाँ पर तो किसी इंसान की ज़िंदगी की बात है, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ या साइकोलॉजिकल हेल्थ का मेयार है, तो उस पर थोड़ा सा होमवर्क करना उनको ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब। ये आप बड़ा कमाल है, आपने एक नई बहस जो वो छेड़ दी है। मैं सोचता हूँ अक्सर हमारे लोग बड़े कमाल हैं कि कपड़ा ख़रीदने के लिए जाते हैं, सारा दिन उसके ऊपर बाज़ार में ज़ाया भी करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च भी करते हैं, 100 लोगों से मशवरा भी करते हैं, मगर एक डॉक्टर का मसला हो या अगर मुल्क के लिए किसी को सरबराह मुंतखब करना हो तो जज्बात उसके ऊपर गालिब आते हैं। मतलब सुनकर और देखकर, सोशल मीडिया के ज़रिए देखकर जो अच्छा लगता है, जो अच्छा नज़र आता है, उसको वोट दे देते हैं और फिर सज़ा पूरी कौम को भुगतनी पड़ती है। तो मेरे ख़्याल में ये भी एक बहुत बड़ा नफसियाती पूरी कौम का मसला है। अब इसके ऊपर क्या करें, ये प्रोग्राम करने का मकसद यही है, खुदा का वास्ता इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया, बातें बहुत सारी थी। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और ये सारी बातें गो के समझना तो मुश्किल है, लेकिन अल्लाह करे ये बातें समझ में आएँ, संजीदा हो के इसके ऊपर सोचें। नफ्सियात के हवाले से, किसी भी हवाले से अगर कोई मसला दरपेश है, मेरे भाई अभी जो कुछ देर पहले कॉल कर रहे थे, तो आप फ़िक्रमंद ना हो, इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में एक प्रोग्राम ज़रूर ऐसा है। हमारे पास मुख्तलिफ डॉक्टर्स आते ही हैं। आपका जो सवाल है वो मैंने नोट कर लिया है, कमर की तकलीफ़ के हवाले से। अल्लाह आपको सेहत दे और इसके ऊपर जो इंशाल्लाह हो सकेगा आपको ज़रूर आगाह करेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।